दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित लेख क्लाइमेट फंड्स डेवलप्ड नेशंस मस्ट स्टेप अप और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर डिस्पाइट गवर्नमेंट्स क्लाइमेट फोकस व्हाई ग्रांट्स टू अ की एडेप्टेशन फंड आर स्लाइडिंग तथा ग्रीन फाइनेंस कैन इंडिया ग्रैब द अपॉर्चुनिटी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है क्लाइमेट फाइनेंस। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस खबर की चर्चा में रहने की वजह क्या है। तो हाल ही में संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने NAFCC यानी नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष को मिले अनुदान से जुड़े ताजा आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों की छानबीन से पता चला है कि NAFCC के लिए जारी केंद्र सरकार के अनुदान में पिछले 5 सालों में लगातार गिरावट आई है। केंद्रीय बजट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जलवायु वित्त के तहत NAFCC को दिए गए अनुदान 2017-18 में 115.36 करोड़ रुपए थे, जो गिरकर चालू वर्ष के तीसरे तिमाही तक 27.76 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। लिहाजा पर्यावरण जानकारों ने इस चीज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल उनका कहना है कि सरकार के जलवायु पर फोकस के बावजूद एक अहम अनुकूलन फंड के लिए अनुदान कम क्यों हो रहा है? क्या सरकार के फोकस एरिया से जलवायु से जुड़े विषय गौण हो रहे हैं या सरकार का जलवायु पर फोकस केवल राजनीतिक और कूटनीतिक दिखावा है, या फिर सरकार के पास जलवायु से जुड़ी चीजों को वित्त मुहैया कराने के लिए फंड्स की कमी है, वगैरह वगैरह। बता दें कि NAFCC क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम के तहत केंद्र द्वारा संचालित 2 प्रमुख योजनाओं में से एक है। NAFCC के तहत 2015-19 के बीच लगभग 30 परियोजनाओं के लिए 847.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। तो हालिया मामला यही है जिसने जलवायु से जुड़ी पहलों के लिए वित्त यानी जलवायु वित्त के विषय को चर्चा में ला दिया है। ये विषय सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से बेहद खास है, लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल में इनसे जुड़े अहम बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जलवायु वित्त और इसके मैकेनिज्म क्या हैं, ये कैसे काम करता है और वैश्विक स्तर पर इससे कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ी हैं और इसके स्रोत क्या क्या हैं। फिर देखेंगे कि भारत में जलवायु वित्त की स्थिति क्या है और भारत में इसके स्रोत कौन कौन से हैं। फिलहाल जलवायु वित्त में कमी की वजह क्या है और इसकी राह में कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं, और आखिर में इन चुनौतियों से निपटने के समाधान क्या हो सकते हैं। तो इन सारे सवालों पर हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में। दरअसल जलवायु वित्त या क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब वैसी फाइनेंसिंग से है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करने, उसके प्रति अनुकूलन करने या उससे मुकाबला करने में सहायक हो। आसान शब्दों में कहें तो इसके तहत जलवायु से जुड़ी पहलों के लिए वित्त मुहैया कराया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत गठित ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF है। जलवायु वित्त को स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी फाइनेंसिंग के तौर पर जाना जाता है और इसकी प्राप्ति सार्वजनिक, निजी, संस्थागत या अन्य किसी भी वैकल्पिक स्रोतों से की जा सकती है। वर्तमान में जलवायु वित्त की अहमियत काफी बढ़ गई है। इसका अंदाजा UNFCCC जैसे वैश्विक संस्थानों के गठन और जलवायु वित्त के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे बड़े स्रोत के सृजन से लगाया जा सकता है। दरअसल देशों में विकास को लेकर बढ़ती होड़ के चलते कार्बन उत्सर्जन की दर काफी बढ़ गई है। लिहाजा उत्सर्जन को उल्लेखनीय स्तर तक कम करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की दरकार है, जो जलवायु वित्त की सतत और व्यापक आपूर्ति के बिना मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अनुकूल करने और बदलती जलवायु के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए
सारे देशों ने एकजुट होकर न सिर्फ साझा मंच के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं का गठन किया, बल्कि सतत जलवायु वित्त के लिए फंड्स का भी सृजन किया। साथ ही इन फंड्स को सुचारू तौर पर चलाने के लिए मैकेनिज्म भी विकसित किए हैं। चलिए अब समझते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस का मैकेनिज्म क्या है। दरअसल जलवायु से जुड़ी समस्या किसी एक क्षेत्र या देश विशेष की न होकर वैश्विक है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इसके समाधान के लिए किए गए कोई भी प्रयास सभी देशों के एकजुट हुए बिना मुमकिन नहीं है। इसी एकजुटता को दिखाते हुए विश्व के सभी देशों ने स्टॉकहोम में जलवायु पर एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में हुए वाद विवादों के बाद कई आयाम खुले, जिससे जलवायु से जुड़ी कई अलग अलग सरकारी, गैर सरकारी और अंतर सरकारी संस्थाओं एवं संगठनों का जन्म हुआ। हालांकि सभी का मकसद एक ही था, जलवायु से जुड़ी समस्या का स्थायी और अस्थायी समाधान निकालना। आगे चलकर जलवायु से जुड़ी समस्या का स्थायी समाधान निकालने के मकसद से 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई संस्थाओं का गठन हुआ। इनमें एक UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी है। UNFCCC के माध्यम से जलवायु से जुड़ी अधिकतर समस्याओं जैसे कार्बन और GHG यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए विकसित देशों को जिम्मेवार ठहराते हुए उन पर जलवायु से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए अधिक योगदान देने की जिम्मेदारी आरोपित की गई। इसे ही CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व कहा जाता है। इसके तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड्स यानी GCF का गठन किया गया, जिसका मकसद विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए एक वित्तीय तंत्र मुहैया कराना था, जिससे जलवायु वित्त के प्रावधान को सुविधाजनक बनाया जा सके। हालांकि GCF से पहले GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वित्तीय तंत्र की ऑपरेटिंग यूनिट के तौर पर काम करती थी। बहरहाल CBDR के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड को धन मुहैया कराने का भार विकसित देशों पर डाला गया, जो वर्तमान में $100 बिलियन तय है। इस फंड की देखरेख के लिए GCF बोर्ड बनाया गया, जिसका ट्रस्टी विश्व बैंक को बनाया गया। गौरतलब है कि GCF वित्तीय तंत्र क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते को भी शामिल करता है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस यानी GHG के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जबकि पेरिस समझौता कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए किया गया एक वैश्विक समझौता है। इसके अलावा UNFCCC के तहत GEF और GCF को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड यानी SCCF और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड यानी LDCF नामक 2 स्पेशल फंड्स का गठन किया गया। इन दोनों फंड्स को GEF द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक अडेप्टेशन फंड यानी AF का भी गठन किया गया है। सभी का मकसद जलवायु के प्रति अनुकूलन और शमन करना ही है। आगे चलकर 2010 में COP16 यानी COP16 में कोप ने अपने वित्तीय कामों को करने में सहायता के लिए स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस यानी SCF की स्थापना करने का फैसला किया। वर्तमान में SCF के मूलतः 4 काम हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन फाइनेंसिंग के वितरण में समन्वय और समन्वय में सुधार करने में कोप की सहायता करना। दूसरा, UNFCCC के वित्तीय तंत्र को तर्कसंगत बनाने में कोप की सहायता करना। तीसरा, जलवायु फाइनेंसिंग के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में कोप की सहायता करना। और चौथा, विकासशील देशों को दी गई सहायता को मापने, रिपोर्टिंग करने और वेरिफिकेशन करने में कोप को सहयोग देना। बता दें कि भारत भी कोप का मेंबर है, लिहाजा इसे भी कोप के तहत तय टारगेट्स को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभानी होती है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपने लिए कुछ टारगेट्स भी तय किए हुए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम अनुमान के मुताबिक भारत के वर्तमान NDC यानी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की कुल लागत लगभग $3.5 ट्रिलियन है, जो कि काफी ज्यादा है।
क्योंकि भारत की वित्तीय स्थिति विकासशील देशों की कतार में खड़े होने की वजह से कुछ अलग है। इसके अलावा इसकी क्लाइमेट फाइनेंस पर निर्भरता की स्थिति भी कुछ अलग है। तो आइए अब नजर डालते हैं भारत में क्लाइमेट फाइनेंस की स्थिति पर। तो भारत में क्लाइमेट फाइनेंस कई सारी जगहों से प्राप्त होता है। इसके कई स्रोत हैं। इन स्रोतों को मोटे तौर पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों में UNFCCC के ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रमुख हैं। इसके अलावा इसमें अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व संगठन WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जैसे अंतर्राष्ट्रीय निजी स्वैच्छिक संस्थाएं और बहुपक्षीय व द्विपक्षीय सहायता एजेंसी आदि भी शामिल हैं। जबकि घरेलू स्रोतों में NAFCC, राष्ट्रीय NGO व स्वैच्छिक संस्थाओं, ग्रीन बॉन्ड्स और बजटीय आवंटन आदि से प्राप्त धन शामिल होता है। भारत में क्लाइमेट फाइनेंस के कई सारे स्रोतों के होने के बावजूद जलवायु संबंधी फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू बजट से आता है। अंतर्राष्ट्रीय और निजी जलवायु फाइनेंसिंग के स्रोत वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। हालांकि इसके भविष्य में खासा भूमिका निभाने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत में जलवायु कार्रवाई का वित्त पोषण मोटे तौर पर सरकार के बजटीय आवंटन पर टिका है। वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक भारत की कुल जलवायु वित्त की अधिकतम 10% की प्राप्ति ही बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों से होती है। बाकी घरेलू वित्तीय प्रणाली के माध्यम से जुटाना होता है। हालांकि पिछले कई सालों से घरेलू जलवायु वित्तीय प्रणाली में कई समस्याएं उभर कर सामने आई हैं, जिनमें पिछले 5 सालों के दौरान जलवायु वित्त से जुड़ी कुछ घरेलू फंड्स के केंद्रीय अनुदान में लगातार गिरावट भी शामिल है। हालांकि इसके पीछे की कई सारी वजह हैं। तो अब सवाल है कि भारत में क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े फंड्स की कमी की वजह क्या है। तो हालिया दौर में जिस रफ्तार से जलवायु से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उस गति से इसके अनुकूलन या प्रभाव को सीमित करने यानी शमन के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह है फंड्स की कमी, जिसकी समुचित और सतत फाइनेंसिंग की कोई ठोस व्यवस्था मौजूद नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार ने पहले से मुहैया कराए जा रहे जलवायु अनुदान में भी कमी कर दी है। जैसा कि हमने बताया कि भारत के मौजूदा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC की कुल लागत लगभग $3.5 ट्रिलियन अनुमानित है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ठोस फाइनेंसिंग सिस्टम के बिना इस NDC के टारगेट को हासिल करना मुमकिन नहीं है। हालांकि इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने कहा है कि फंड्स की कमी का एक कारण ये है कि वह ग्रीन फाइनेंसिंग के तौर पर ग्रीन बॉन्ड्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी भी भारत में ग्रीन फाइनेंस की बड़े पैमाने पर कमी बनी हुई है। गौरतलब है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद ग्रीन बॉन्ड बाजार में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। अब बात करते हैं दूसरी वजह की। तो दूसरी वजह भारत का विकासशील देश होना भी है। दरअसल विकासशील देश होने की वजह से भारत के पास धन के मुकाबले जरूरतें और समस्याएं काफी अधिक हैं। ऐसे में भारत के लिए बुनियादी जरूरतों के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति बड़े पैमाने पर प्रयास करना मुश्किल हो जाता है। भारत को गरीबी मिटाने व रोजगार सृजन के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की भी जरूरत है, तो साथ ही जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करना भी आवश्यक है। लेकिन इन दोनों को खास वित्तीय सहायता के बिना मैनेज करना संभव नहीं है। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि भारत विकासशील देश होने के नाते अपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स का सटीक अनुमान नहीं लगा पाता है, लिहाजा प्रोजेक्ट्स में देरी होती है। वैसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स जिनकी फाइनेंसिंग GCF जैसे अंतर्राष्ट्रीय फंड्स के माध्यम से होती है, प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह से फाइनेंसिंग रुक जाती है, जो फाइनेंस की कमी का कारण बनता है। साथ ही एक मामला वित्त को लेकर मिसमैच का भी है। न केवल जरूरतों में बल्कि बुनियादी बातों में भी कई मिसमैच हैं, जैसे कि वितरित किए गए धन पर अनुमान वगैरह। दरअसल $100 अरब के दायित्व के लिए विकसित देशों द्वारा जुटाए गए वास्तविक वित्त का अनुमान लगाने में कोई उचित पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के हालिया अनुमानों के मुताबिक 2019 में विकसित देशों द्वारा प्रदान और जुटाए गए जलवायु वित्त की राशि $79.6 बिलियन थी,
जबकि अधिकांश प्राप्तकर्ता देशों द्वारा इस अनुमान की सटीकता पर सवाल खड़े किए गए हैं। ऑक्सफैम द्वारा प्रकाशित क्लाइमेट फाइनेंस शैडो रिपोर्ट 2020 के अनुमान के मुताबिक 2017-18 में जलवायु वित्त प्रवाह 22.5 बिलियन डॉलर था, जो कि OECD द्वारा इसी अवधि के लिए अनुमानित 71 बिलियन डॉलर का लगभग 1/3 ही है। जलवायु वित्त के आकलन में इस तरह के मिसमैच की मुख्य वजह है जलवायु वित्त के आकलन की कोई सटीक पद्धति का ना होना, साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस की सटीक परिभाषा और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट मैकेनिज्म के ना होने से भी इनमें गड़बड़ियां होती हैं। कुल मिलाकर इनका खामियाजा जलवायु वित्त की कमी के तौर पर उठाना पड़ता है। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? तो सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त के आकलन में हो रहे मिसमैच को रोकना होगा। दरअसल इसमें मिसमैच 2 प्रमुख वजहों से उत्पन्न होती है। विकास वित्त को जलवायु वित्त के साथ जोड़ना और निजी वित्त को वित्तीय सहायता के रूप में गिनना। इससे ग्रीन वॉशिंग की समस्या भी उत्पन्न होती है। दरअसल ग्रीन वॉशिंग एक गलत धारणा है। इसके तहत उत्पाद के बारे में ये भ्रामक जानकारी दी जाती है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर या अनुकूल है। बहरहाल इन समस्याओं से तभी निजात पाई जा सकती है जब निजी और गैर अनुदान पूंजी को वाणिज्यिक ओरिएंटेशन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त में नहीं गिना जाए और न ही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बहुपक्षीय बैंकों और विकास वित्त संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली विकास सहायता को जलवायु वित्त के रूप में वर्गीकृत किया जाए। सड़कों के निर्माण या बिजली ट्रांसमिशन और वितरण से जुड़ी बुनियादी ढांचे की स्थापना आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले इन संसाधनों को विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों की सहायता के बिना भी जुटाया जा सकता है। इसके लिए ग्रीन फाइनेंस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही ग्रीन वॉशिंग के जोखिम को कम करने और जलवायु से जुड़े जोखिमों और लागतों को कवर करने के लिए जलवायु वित्त को नया और प्रगतिशील होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी दावा की गई भुगतान राशि में से केवल अनुदान के बराबर राशि को ही जलवायु वित्त के रूप में गिना जाना चाहिए। इसके साथ ही 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत जलवायु उद्देश्यों के लिए विकसित देशों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के वर्गीकरण के आसपास के सभी विवादों को शांत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त की परिभाषा पर स्पष्टता और आम सहमति बनानी चाहिए। इसमें विकास वित्त और जलवायु वित्त के बीच स्पष्ट अंतर करने और ग्रीन वॉशिंग की संभावनाओं से बचने के लिए भी एक वर्गीकरण होना चाहिए। फिर जलवायु अनुकूलन वित्त को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए डेनमार्क ने अपने जलवायु वित्त का 60% अनुकूलन परियोजनाओं के लिए आवंटित करने की प्रतिबद्धता जताई है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने अपनी अनुकूलन गैप रिपोर्ट यानी AGR में सालाना जलवायु अनुकूलन लागत 2030 तक 140 से 300 बिलियन डॉलर और 2050 तक 280 से 500 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया था, जबकि 2019 में OECD ने अनुमान लगाया था कि ट्रैक किए गए कुल 79.6 बिलियन डॉलर में से केवल 20.1 बिलियन डॉलर ही जलवायु अनुकूलन वित्त के तौर पर उपयोग किया गया है, जो कि अनुमान से काफी दूर है। साथ ही पेरिस समझौते ने यह प्रावधान किया है कि बढ़े हुए वित्तीय संसाधनों के प्रावधान का मकसद अनुकूलन और शमन को संतुलित करना हो, जिसे न सिर्फ अमल में लाने के लिए बल्कि इसे बनाए रखने के लिए भी एक वस्तुनिष्ठ व्यवस्था तय होनी चाहिए। अगला, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त को जरूरत के आधार पर प्राप्तकर्ता देशों को मुहैया कराया जाना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन की चपेट में आने वाले देश जैसे प्रशांत द्वीपीय देश, छोटे द्वीपीय देश और कम विकसित देश यानी LDC जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। और आखिर में जलवायु परिवर्तन के मौजूदा और भविष्य के प्रतिकूल परिणामों का जवाब देने के लिए जरूरी वित्त की सही सीमा को दिखाने के लिए 100 बिलियन डॉलर के टारगेट में बदलाव किया जाना चाहिए। 2025 के बाद के दृष्टिकोण के प्रति विकसित देशों को
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त के विकास में एक खास बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को दिखाना जरूरी है ताकि क्लाइमेट फाइनेंस आसानी से मुहैया हो सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? सरकार के जलवायु पर फोकस के बावजूद एक महत्वपूर्ण अनुकूलन फंड NAFCC यानी नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए अनुदान में कमी क्यों हो रही है? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।